नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चल रहा था मानव में रक्त परिसंचरण और अध्याय 24, है ना। और हमने बात की थी कि रक्त जो है उसमें खुला परिसंचरण होता है और बंद परिसंचरण तंत्र होता है। साथ ही हमने बात की थी कि रुधिर के अंदर 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो है रुधिराणु, रक्त रुधिराणु होते हैं, यानी RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। तो आज हम उसी संगठन के बारे में, यानी रुधिर के संगठन के बारे में बात करेंगे। तो संगठित पदार्थ यानी लाल रुधिर कणिकाएं, कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, रुधिर पट्टिकाणु, ये सब मिलकर के संगठित रूप से संगठित पदार्थ बनाते हैं, जो कि रुधिर का 45% होता है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लाल रुधिर कोशिकाओं की या लाल रुधिर कणिकाएं, है ना, उनकी। अब बात इनकी जब शुरू करते हैं तो इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और ये कैसी होती हैं? ये डिस्क के जैसी होती हैं, है ना, गोलाकार डिस्क के जैसी होती हैं। और इनके अंदर जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता तो इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ठीक है। और इसकी जो आकार है, इसका व्यास जो होता है वो 7 से 8 म्यू तक होता है और इसकी मोटाई 2 म्यू तक होती है। और कुल रुधिर कणिकाओं में लगभग 99% जो है ये उपस्थित होते हैं। साथ में जैसे केंद्रक नहीं है तो इसके साथ साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव होता है, अंतःप्रदावी जालिका और गोल्जी का भी इसमें अभाव होता है। एक वयस्क पुरुष में, अब इसमें अलग अलग है, वयस्क पुरुष में 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर और महिलाओं में लगभग 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर RBCs उपस्थित होती हैं। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा उपस्थित होता है। अब यह कणिकाओं की कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और श्वसन वर्णक का कार्य करता है। तो इसका एक कार्य ये हो गया, इसके अलग से कार्य भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर ये कार्य हो गया। हीमोग्लोबिन की प्रोटीन जो ग्लोबिन है वो होती है और हीम जो है वो लाल रंग के जो पदार्थ से जुड़ी रहती है और रुधिर का जो लाल रंग है वो हीम के कारण ही होता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन की जब हमने संरचना पहले भी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि 4 फेरस के जो आयन हैं वो हीम के 4 अणुओं से मिलकर के बनता है ना। ये पॉलीपेप्टाइड एक चेन होती है अणु ग्लोबिन की, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं और फेरस के 4 अणुओं से मिलकर के ये बनता है, आयनों से मिलकर के बनता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका निर्माण करता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर तक होती है। इरिथ्रोसाइट्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी इरिथ्रोसाइट जो बनती हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोपोएसिस या हीमोपोएसिस बोला जाता है। भ्रूणावस्था में जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, थाइमस, इन अंगों से होता है। लेकिन वयस्क होने पर जो अस्थि मज्जा है हमारी, है ना, बोन मैरो जिसको हम कहते हैं, यानी हमारी हड्डियों के अंदर जो गूदा पाया जाता है, वहाँ से इनका निर्माण होता है। लंबी अस्थियाँ जैसे फीमर, उरोस्थी, कपालीय अस्थियाँ, है ना, इन सब के गूदे में, है ना, जो इनका बोन मैरो होता है, वहाँ से इसका निर्माण होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। और जो नष्ट हुई RBCs हैं उनका विघटन कहाँ होता है? प्लीहा और यकृत में किया जाता है। इसलिए प्लीहा को रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। प्लीहा को क्या बोला जाता है? रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। यानी यहाँ पर क्या होता है? RBCs का विघटन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के प्रोटीन भाग, है ना, यानी ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग कौन सा है? ग्लोबिन। उसको एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है। फिर हीम समूह के लोह युक्त को यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है और शेष भाग को अब यहाँ पर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक के पित्त वर्णकों में परिवर्तित करके उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। ये कौन करता है? ये RBCs करते हैं।
इनका कार्य भी यही है। कार्य में भी जब अपन पढ़ेंगे तो ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। ये रुधिर की विस्कोसिटी को नियमित करती हैं। हीमोग्लोबिन जो है उभय प्रतिरोधी तंत्र की तरह कार्य करता है, जिससे इरिथ्रोसाइट्स जो है रुधिर के पीएच को नियमित बनाने में मदद करता है। ये किसके काम है? ये आरबीसीज के काम है। अब है बात WBCs की। WBCs की जब बात आती है ना, तो हमारे देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक, है ना। देश की पूरी सीमा पर कौन है? सैनिक हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसी तरह से WBCs जो हैं ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं रोगाणुओं से, कीटाणुओं से, है ना। तो अब ये रंगहीन होती हैं, इसीलिए इनका क्या, तभी इनको क्या कहा गया है? श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा गया है ना। और ये बड़ी होती हैं और अनियमित और परिवर्तनशील आकार की होती हैं। जैसे आपको बताया गया था जो आरबीसीज हैं वो डिस्क के आकार की होती हैं, लेकिन इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन ये संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं। औसतन इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। और केंद्रक की उपस्थिति के कारण ये ट्रू सेल्स हैं, है ना, क्योंकि इनमें केंद्रक होता है। और अन्य कोशिकाओं के समान इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाएं पाए जाते हैं। इनका आकार लगभग 8 से 15 म्यू तक होता है और इनका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है, जबकि आरबीसीज का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। अमीबीय गति इनका विशेष लक्षण होता है, यानी इनकी कोई निश्चित गति नहीं होती है। श्वेताणु जो हैं वो राइट्स के अनुसार, है ना, राइट्स के अनुसार कितने, 2 भागों में बटे हुए हैं, कणिकामय और कणिका विहीन, ठीक है। कणिकामय कौन से हैं? कणिकामय हैं आपके इयोसिनोफिल्स, बेसियोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। 3 तरह की होते हैं जो कणिकामय ल्यूकोसाइट्स या श्वेताणु हैं। और कणिका विहीन 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये चार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए। ये चार्ट भी आप वीडियो को रोक करके और अपनी कॉपी में प्लीज़ बना लीजिए, है ना। पूरा चार्ट आपको दिख रहा होगा। अब बात करेंगे हम कणिकामय श्वेत रक्ताणुओं की। कणिकामय श्वेत रक्ताणु जो होते हैं इनकी कोशिका द्रव्य में विशिष्ट अभिरंजक ग्रहण करने वाली बहुत सारी कणिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कणिकामय श्वेत रक्ताणु बोलते हैं। इनका आकार गोल होता है और ये सक्रिय रूप से जब है अमीबॉइड हो जाती हैं, ठीक है। और केंद्रक जो है 2 से 5 परस्पर जुड़े हुए पिंडों में बटा और असम्मित होता है। जो केंद्रक होता है ना वो इसका किस तरह का होता है? 2 से 4 जो केंद्रक हैं आपस में मिलकर के बटे जुड़े हुए होते हैं और असम्मित होता है। इसी कारण इसे पॉलीमार्फोन्यूक्लियर कहते हैं, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर, ठीक है। और इसका औसतन आकार जो है 10 से 12 म्यू होता है। कुल श्वेताणुओं की संख्या जो है 65% है ना होती है। इन कोशिकाओं का निर्माण आरबीसीज की भांति जो है अस्थि मज्जा की, मज्जाकोरक या माइलोब्लास्ट या जिसको रेटिकुलर कोशिकाएं कहते हैं उनसे होता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, इन कोशिकाओं को अभिरंजक के प्रति धनात्मक सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार से इसको देखा जाता है। ये है आपका इयोसिनोफिल, ठीक है, ये आपका हो गया, ये इयोसिनोफिल हो गया, ये आपका हो गया बेसियोफिल और ये आपका हो गया न्यूट्रियोफिल, ठीक है। ये 3 तरह के कणिका में श्वेताणु, श्वेत रक्ताणु, ठीक है, आपको मिलेंगे। एक एक करके इनके बारे में भी अपन जानते हैं। अब इयोसिनोफिल्स की जब हम बात करते हैं तो इनके कोशिका द्रव्य में अम्लीय अभिरंजक, है ना, जैसे इयोसिन ग्रहण करने वाले कण पाए जाते हैं। ये बेटा एक एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की और याद करने की है आप लोगों के, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये देखिए ये इयोसिनोफिल है आपका, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अम्लीय जो होता है वो इयोसिन ग्रहण करने वाले कण होते हैं। मनुष्य के रक्त में 1 से 4% तक इयोसिनोफिल्स पाए जाते हैं। इनका व्यास लगभग 10 से 15 म्यू तक होता है। इनका केंद्रक
दो इनमें केंद्रक दो स्पष्ट पिंडों में बटा होता है। मतलब इसका जो केंद्रक होता है इयोसिनोफिल का, ये देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है ना, और दोनों आपस में यहाँ से इससे पतली सी एक नलिका से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनका औसत जीवन काल 8 से 12 दिन तक होता है और संक्रमण से बचाव करती हैं और एलर्जी प्रतिक्रिया आदि में महत्वपूर्ण कार्य करती है। इनका क्या काम है, जैसे किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है तो उसको संभालने का काम जो है ये करती हैं। मैंने आपको बताया ना कि रोगाणु और कीटाणुओं से रक्षा जो है हमारे ये WBCs करती हैं, तो उनके ये जो पार्ट्स हैं, ये जो इनकी कणिकाएं हैं अलग अलग, इनको भी अलग अलग काम जो है बांटा गया हुआ है। फिर है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं, इनकी जो संख्या है वो 0.5 से 1% तक होती है मनुष्य के अंदर। ये देखो बेसोफिल्स का है, ये किडनी के आकार का इसमें कैसा होता है, किडनी के आकार का इसमें या एस के आकार का, दो तरह से होता है इसमें, है ना, किडनी शेप या एस आकार का इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। और इसमें कोशिका द्रव्य में कणिकाएं जो हैं बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में कम होती हैं। ठीक है, ये क्षारीय अभिरंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू और हीमोटॉक्सिल को ग्रहण कर सकती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कौन से वाले जो वर्णक है उसको अभिरंजक को ग्रहण कर सकती हैं। ये हिस्टामिन, सीरोटिन और हिपेरिन उत्पन्न करती हैं। ये हिस्टामिन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, गलती से 2 बार आ गया तो आप एक ही बार देख लीजिएगा इसको, है ना। इसका औसत जो जीवन काल है वो 12 से 15 दिन तक होता है। फिर है न्यूट्रोफिल्स। कणिका में श्वेत रुधिराणुओं में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और मतलब 60 to 70% होते हैं ये, और प्रतिघन मिलीमीटर रुधिर में ये कितने 4000 से 5000 होते हैं। इनका व्यास 12 से 15 म्यू तक होता है। इनकी कणिकाएं छोटी होती हैं, संख्या में अधिक होती हैं। ये उदासीन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित की जाती हैं। मतलब इसमें कोई अम्लीय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्षारीय लेने की ज़रूरत नहीं है, उदासीन जो अभिरंजक होता है उसी से ही अभिरंजित हो जाती है। इनका केंद्रक 2 से 5 पिंड होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखो, है ना, ये 1 है, 2 है, ठीक है, 3, इस तरह से ये 2 से 5 इसमें केंद्रक उपस्थित होते हुए और आपस में एक सूत्र से जुड़े हुए होते हैं। इस कारण इसे पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। महिलाओं में कुछ न्यूट्रोफिल्स के केंद्रक से एक सूक्ष्म गोल या पिंड जुड़ा रहता है जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं। यह बार काय की भांति एक एक्स क्रोमोसोम के रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो एक्स क्रोमोसोम आपको पता है लेडीज़ में ही ज़्यादा प्रभावी होता है। ये सबसे सक्रिय श्वेत रुधिराणु हैं। ये कोशिका पारण की क्रिया द्वारा कोशिकाओं से बाहर निकलकर अमीबीय गति प्रदर्शित करते हैं। कोशिकाएं हानिकारक बाहरी पदार्थों जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। सबसे ज़्यादा हैं तो सबसे ज़्यादा यही कार्य जो हैं करती हैं, यानी जो भी बाहर से कीटाणु जीवाणु आते हैं उन सब का ये भक्षण कर लेती है। इनका जीवन काल जो है 2 से 4 दिन तक होता है। अब है कणिका विहीन श्वेत रक्ताणु। ये जो है इसमें कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का अभाव होता है। इनमें सिर्फ एक केंद्रक होता है जो गोल होता है या वृत्ताकार होता है। ठीक है, जबकि कणिका में जो केंद्रक था वो पॉलीमॉर्फिन था, है ना, मतलब बहुत सारे केंद्रक उसमें उपस्थित थे। और ये एक केंद्रक होने के कारण मोनोन्यूक्लियर कहलाता है। वो पॉलीन्यूक्लियर था, ये मोनोन्यूक्लियर है। ये संपूर्ण ल्यूकोसाइट का लगभग 25 से 30% भाग होता है। इसका निर्माण थाइमस, प्लीहा और लसिका गांठों से होता है। इनका जो औसतन आकार है 8 से 20 म्यू एम तक होता है। केंद्रक की स्थिति और आकार के आधार पर ये 2 तरह की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो पहले बात हम करेंगे लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 20 से 25% पार्ट बनाते हैं और 8 से 16 म्यू इनका आकार होता है। केंद्रक बड़ा होता है, एक तरफ पिचका हुआ होता है ना, और कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है। ये अन्य ल्यूकोसाइट से कम भ्रमणशील होते हैं, मतलब ये घूमते फिरते ज़्यादा नहीं है। ये देखो, ये केंद्रक पिचका हुआ होता है इसमें। ठीक है, ये थाइमस ग्रंथि एवं लसिका ऊतकों में
ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न की जाती हैं जिनका उद्भव अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, इनका जीवन काल 2 से 100 दिन तक या इससे भी अधिक हो सकता है। लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो इनका प्रमुख कार्य बीटा एवं गामा ग्लोबुलिन का निर्माण करना होता है। गामा ग्लोबुलिन से एंटीबॉडी का निर्माण होता है जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। तो ये क्या कार्य करती हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो उत्पन्न करती हैं। लिम्फोसाइट्स द्वारा प्रतिवर्ष एंटीटॉक्सिन्स भी, है ना, जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं वो भी उत्पन्न किए जाते हैं। प्रतिवर्ष रोगाणु, ये प्रतिविष जो है रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। प्रतिविष रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ को नष्ट करते हैं। मतलब जो रोगाणु अपना विषैलापन उसमें डालते हैं तो ये जो एंटीटॉक्सिन्स हैं वो उनके विष को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, विष जो है वो क्या होता है, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए, ये वसा के स्थानांतरण में भी मदद करते हैं। फिर है मोनोसाइट्स आपके, ये संख्या में 4 से 10% होते हैं, लेकिन इनका परिमाण लगभग 15 से 20 म्यू यानी सबसे बड़े होते हैं। ये दिखने में जो है सबसे बड़े होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा अंडाकार वृत्ताकार, ये देखो इनका केंद्रक जो है ना, बिल्कुल एकदम अंडाकार होता है, बड़ा सा होता है, एक साइड पे होता है ना, ये मोनोसाइट है। ठीक है, कोशिका द्रव्य लिम्फोसाइट्स की तुलना में अधिक होता है। अब ये न्यूट्रोफिल्स की तरह शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का अंतःग्रहण, ठीक है, कर भक्षण करती हैं। ये मृत कोशिकाओं के निस्तारण का काम भी करती हैं और अपमार्जक या मेतर कहलाते हैं। इसीलिए इसको अपमार्जक, मतलब अपमार्जक क्या होते हैं, जो सर्फ वगैरह होते हैं, यानी धोने का काम करते हैं ना, जो गंदगी को साफ करने का काम करते हैं ना, तो इसको इसीलिए क्या कहा जाता है, अपमार्जक या मेतर कहते हैं, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं का निस्तारण भी करती है। इन्हें घुमक्कड़ कोशिकाएं कहते हैं, यानी घूमती रहती हैं और इनकी संख्या 200 से 700 तक होती है। फिर आती है बात रुधिर प्लेटलेट्स की। रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। ये क्या करती हैं, जैसे आपको पता है कि कभी आपके कहीं चोट वोट लग जाए, कटवट हो जाए, तो आप उसको या तो उसको अपने हाथ से दबा लेते हो, मुंह में डाल लेते हो, है ना, और आप देखते हो कि थोड़ी देर में रक्त आना जो है वो बंद हो जाता है। तो बेसिकली जो रक्त का थक्का बनाने का काम है वो इस प्लेटलेट्स का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रुधिर प्लेटलेट्स जो हैं इनका निर्माण कहाँ से होता है, वही लाल अस्थि मज्जा से होता है आपका, और वहाँ पर जो महाकेंद्रक कोशिकाएं या मेगा कैरियोइड्स पाई जाती हैं, है ना, वो कलियों के रूप में बनकर इससे पृथक हुए टुकड़ों के रूप में होता है ना, इसका जो निर्माण है। इनकी आकृति अनियमित होती है, ये देखिए इनकी कोई आकृति नहीं होती है पर्टिकुलर, और ये केंद्रक का इसमें भी अभाव होता है। इनकी संख्या जो है 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और इनका जीवन काल कितना होता है, 5 to 7 डेज होता है। स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुओं में प्लेटलेट्स के स्थान पर तरकु कोशिकाएं या थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकियों में प्लेटलेट्स के स्थान पर तरकु कोशिकाएं या थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती हैं। इनकी औसत संख्या में कमी होने की अवस्था को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। मतलब जब इनकी कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। अब ये देखो इसके कट गया ना जैसे, अब ये जैसे ही घाव बना, खून बाहर आया, तो ये हवा के साथ संपर्क में आती हैं और स्वयं टूटकर क्या करती हैं, पहला ये रक्त के क्लॉटिंग में सहायता करती है, जिससे रक्त वाहिनियों के कटे भाग से रक्त स्त्राव बंद हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। शरीर के अंदर यदि किसी कारण से रक्त वाहिनी से रक्त निकलने लग जाए तो प्लेटलेट्स परस्पर चिपक करके डॉट बना लेती हैं, ठीक है, और उसे बंद कर देती हैं। ऐसी डॉट को थ्रोम्बस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखो क्या करती हैं, ये एक डॉट सा बना लेती हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं इसको, ठीक है। ये सीरोटोनिन और 5 हाइड्रोट्रिप्टामीन
स्रावित करती हैं। ये रक्त वाहिनियों को संकुचित करके इनका व्यास घटाते हैं। इनके अपघटन से बिंबाणु कारक अथवा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ मुक्त करती हैं जो रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निकालते हैं। अपन इसका रुधिर का थक्का एक अलग से भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर अभी आपको इतना जानकारी आप ले लीजिए कि ये जो है अपने प्लेटलेट्स जो हैं ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। साथ ही अब दो चीज़ें और हैं, हीमोलाइसिस और एरिथ्रोपोएसिस। ये क्या होता है? तो अभी आपको हमने बताया कि मानव शरीर में जो आरबीसीज हैं वो 120 दिन तक जो है वो जिंदा रहती हैं ना, उनका जीवन काल 120 दिन होता है। और इसके बाद क्या होता है, प्लीहा की आपको बताया ना, प्लीहा क्या है, कब्रिस्तान है इनका, है ना, बताया था। तो प्लीहा की कौन सी सेल्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल, रेटिकुलर एंडोथेलियल जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा इनका विघटन कर दिया जाता है। इसके बाद फेगोसाइटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो इनके हीमोग्लोबिन को, ग्लोबिन और हीमेटिन, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है, ग्लोबिन और हीमेटिन, है ना, उन दोनों का भी क्या कर देती हैं, विघटन कर देती हैं, जिससे बिलिरुबिन और बिलिविरुडिन जो वर्णक बनते हैं, आपको बताया था ये प्लीहा में, है ना। फिर आरबीसीज के नष्ट होने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं। आरबीसीज के हीमोलाइसिस की दर जो है 2.5 लाख रुधिराणु प्रति सेकंड है। मतलब आप देखिए हमारे रुधिराणु कितनी जल्दी जल्दी मर रहे हैं ना, आरबीसीज के जो हीमोलाइसिस हो रहा है वो भी बहुत जल्दी से होता है। लाल रुधिर अणुओं के निर्माण की क्रिया को, हीमोलाइसिस तो था इसके विघटन की क्रिया, और एरिथ्रोपोएसिस किसको कहते हैं, निर्माण की क्रिया को। उस उत्तक को जिसमें इसका निर्माण होता है उसको कहते हैं हीमोपोएटिक उत्तक, ठीक है। स्तनियों में लंबी अस्थियों के सिरों पर स्थित लाल अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणु बनते हैं, ठीक है, हमारे जो ब्लड बोन मैरो है उसकी बात कर रहे हैं। भ्रूण में यकृत एवं प्लीहा भी हीमोपोएटिक अंग होते हैं। हीमोपोएसिस की दर हीमोलाइसिस की दर के अनुरूप होती है, ठीक है। और आवश्यकता से अधिक अगर आरबीसीज बन जाते हैं तो वो प्लीहा के अंदर ही जाकर के संचित हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। तो आज हमने देखा कि रुधिर के अंदर 45% जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाओं में भी कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं और कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिकाएं, और उनके बारे में हमने पूरी जानकारी ली। साथ ही हमने ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ब्लड प्लेटलेट्स जो है यानी हमारे जो बिंबाणु हैं वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक हैं। और अब जी हाँ, सिर्फ 2 प्रश्न जल्दी से देखें। कणिकामय श्वेताणुओं के नाम बताइए, और दूसरा है रक्त स्कंदन में किस पदार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन लीजिए और तुरंत इसके आंसर लिख दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।